आज के फनकार। दिन गुजरा, हफ्ता गुजरा, बीत रहा है साल। हमारा आपका प्यार बढ़े, आए पतझड़ या फिर बहार। आइए करते हैं सुरीली महफिल की शुरुआत। इस वर्ष जो लेकर आए मनोरंजन की सौगात, करते हैं उनकी बात। जनवरी फरवरी में हमने बातें की कुरकुरी, मार्च अप्रैल मई कलाकार आए कई, जून जुलाई में विविध कार्यक्रम की रंगीन घटा छाई, अगस्त सितंबर में भी थे कई सिकंदर, अक्टूबर नवंबर भी रहा एक नंबर, और फिर दिसंबर बन गया सबसे बड़ा कलंदर। हर विधा के हुनरमंद कलाकार, कोई गीत संगीत से तो कोई अपनी गायकी से, कोई पर्दे के पीछे से तो कोई रंगमंच से, सुना गया अपनी सुनी अनसुनी कहानी। क्या कहा? कहानी? आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। मिश्री सी आवाज है, गायकी जिनकी पहचान है, सुरों से खेलना जिनके लिए है बाएं हाथ का खेल, वो हैं प्रतिभा सिंह बघेल। ओ राजा जी, ओ महाराजा जी, नैना चुगल खोर राजा जी, ओ महाराजा जी, नैना है चित चोर राजा जी। सबसे पहले तो इतना गर्व महसूस हो रहा है, मतलब वाकई ऐसा लग रहा है कि कोई एक सपना सा पूरा होता हुआ लग रहा है। विविध भारती, जो कि मेरे बचपन में, मतलब मेरी माँ जब कहती थी कि वो लोग विविध भारती सुनते थे, ऐसा लगता था कि ये विविध भारती मम्मी क्यों सुनती हैं। और उसके बाद जब मुझे सुनने का शौक हुआ और जब मैं विविध भारती सुनने लग गई तो लगता था कि ये एक कुछ कमाल की एक जगह है जहाँ से इतना खूबसूरत म्यूजिक सुनने को मिलता है। क्या है कि मेरे पिताजी हैं, उनको हमेशा से गज़लें गाने का बहुत शौक, लेकिन वो कभी उन्होंने ऑफिशियली सीखा नहीं, और गाते फिर भी बहुत अच्छा थे, ब्लेस्ड थे। कितनी सारी अभी भी ऐसी गज़लें हैं जो मैंने कभी ओरिजिनल सुनी ही नहीं है, सिर्फ उनकी सुनी हुई मैं अभी भी गाती हूँ। तो उन्होंने कभी म्यूजिक में करियर अपना बनाया नहीं, शौकिया ही गाते रहे। फिर मेरे जो काका साहिब हैं, विजय बहादुर सिंह जी, वो प्रोफेशनली तबला प्लेयर हैं। पहले खैरागढ़ म्यूजिक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और जब वो पढ़ते थे वहाँ पर, तब मैं करीबन 2-3 साल की थी। तो उनके सारे दोस्त आते थे घर पे, कोई वायलिन पे हैं, कोई सितार पे हैं, कोई गाते हैं। तो मैं उन लोगों के बीच में बैठकर, क्योंकि सब चाचा के दोस्त हैं तो सब चाचा ही हैं, तो सबके बीच में बैठकर रात रात भर मैं सुनती थी, और वो जैसे भी गाते थे मैं उनको वैसे कॉपी करती थी। तो सबको लगता था कि यार ये 3 साल की और इतने सुर में कॉपी करती है। तब बोलते थे मेरे चाचा जी को कि विजय, तुम्हारी भतीजी है ना, ये बहुत अच्छा गाएगी, ऐसा लगता है, इसका सुर अच्छा है। तो सबको लगता था कि हाँ अब थोड़ा बहुत तो चलो गाएगी ही, शायद फैमिली में है म्यूजिक, सब लोग म्यूजिक में इतने, मेरे बड़े पापा, बड़े दाऊ जी, फिर मेरे चाचा जी, सभी लोग साथ में बैठकर पूरी रात गाते थे, रियाज करते थे। और मेरी दादी, मेरी मम्मी, एवरीबॉडी यूज्ड टू लिसन टू देम थ्रू द नाइट। मतलब ऐसा होता था कि पूरी रात चलता रहता था म्यूजिक, कोई थकता नहीं था कभी भी। तो इतना अच्छा म्यूजिक का माहौल था, वो मैंने बचपन में शायद, तो आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडियन क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल एट वेरी अर्ली एज। देना निरे निरे ग पामरे गरे निद निरे ग सा मदनि ग पामरे ग पामरे गरे निद निरे ग सा। रंजिश ही सही, दिल
ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। बुनियाद है मजबूत, दुक्की पे दुक्की हो या सत्ते पे सत्ता। गौर से देखा जाए तो अभिनय से लेकर लंबाई में जो जाते हैं जीत, वो हैं कमलजीत। दुक्की पे दुक्की हो या सत्ते पे सत्ता, दुक्की पे दुक्की हो या सत्ते पे सत्ता, गौर से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता। कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क। हम लोग कश्मीर में थे, हाईलैंड होटल था एक, वहाँ 6 भाई वहाँ रह रहे थे। अमित भाई रह रहे थे ओबरॉय में, वहाँ पे इतने कमरे नहीं थे, गर्मियों की छुट्टियां थी मेरा ख्याल उस दिनों, तो होटल मिलने बड़ा मुश्किल थे। शूटिंग के बाद फिर अमित भाई हमारे पास आ जाते थे, हम लोग खेलते थे, बिलियर्ड खेलते थे, और फिर वो रात को अपने वहाँ कमरे में जाते थे। इतना हम लोग में आपस में भाईचारा हो गया था। और बल्कि हमारे होटल वाले तो कहते थे, भाई आप लोग कब वापस जाओगे? 6 लड़कियां और 6 लड़के। तो हम लोग आते थे, तो उसके बाद रेस्टोरेंट में जाते थे, वहाँ बैंड था, हम उनको बिठा देते थे, और किसी ने गिटार पकड़ ली उनकी, और किसी ने ड्रम पकड़ लिया, किसी को कुछ नहीं आता था। लेकिन अच्छा, जो लोग बैठे रहते थे और दूसरे भी और गेस्ट थे, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो साथ रंग है, ये जहां रंगी बनाएंगे। पर्वत हो, वादियां हो या घर की नानी दादियां, गीत तो सबको लुभाते हैं। गीतकार गायक को हम भी बुलाते हैं। उत्तराखंड से विश्व स्तर पर जिसने अपनी छाप है छोड़ी, वो है देव नेगी। मुझे ये याद आ रहा है कि मेरे पास एक छोटा सा रेडियो होता था। तो उस टाइम पे एक्चुअली मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से। तो रेडियो से इतना मुझे लगाव हो गया था, क्योंकि सिंगिंग करनी थी मुझे इन फ्यूचर, और उसमें गाने एक ही वही जरिया था मेरे पास, क्योंकि पैसे नहीं होते थे सीडी खरीदने के लिए उतने ज़्यादा। तो एक माध्यम था रेडियो ही, कि जिसके जरिए हम नए पुराने सब किस्म के गाने सुन सकते थे, और कहीं ना कहीं बॉलीवुड से अपने आप को जोड़ सकते थे। मुझे जयमाला याद आता है, मुझे आज के फनकार याद आता है, हो आज के फनकार। त्रिवेणी था, अपना बाइस्कोप की बातें थी। बचपन में किशोर कुमार जी और मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने बहुत आकर्षित करते थे, और तब मुझे कीड़ा भी हो गया था सिंगर बनने का, कि मैं भी सिंगर बनूंगा बड़े हो गए। तो इन्हीं लोगों को आइडल मान के, इन्हीं के गानों में रियाज करके मैंने कोशिश की कि मैं भी चलो प्लेबैक सिंगर बनूंगा एक दिन। और हम तो जो भी मेरा आर्ट है वो नेचुरल बाद में मैंने सीखा, वो बात अलग है, बट बचपन से जो गाने सुने हैं, पुराने नए गाने जो भी सुन के ही जो हमने सीखा है। हो गया है प्यार तुमसे, तुमसे एक बार फिर से, बोलो अब क्या करें, बोलो क्या करें। पिछले मौसम से धूप के कुछ किस्से दिल जाके ले आए और हमको सुनाए। बीती रातों में जाके जागे, पहली दफा जैसे तुम पे फिर से जा मरे। जिसकी अपनी शान है और जो है बाजीगर, और जिसका बेटा गाता है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। थाम लीजिए दिल, ये हैं दलीप ताहिल। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि हीरो बनना है या ये करना है या वो करना है। वापस जब मैं आया क्लास 11 में, फिर मैंने पर्ल पदमसी के साथ एक म्यूजिकल प्ले किया था, गॉड स्पेल, जो हिंदुस्तान का पहला इंग्लिश म्यूजिकल था। उसमें श्याम बेनेगल साहब आए थे प्ले देखने। तो श्याम बाबू आए, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपका काम अच्छा लगा है, अगर आप हेयर कट करवाएंगे तो मैं एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ हैदराबाद में, उसका नाम है अंकुर, आप वहाँ आ जाइए, आपके लिए एक रोल है। तो मुझे पर्ल के पास गया, मैंने कहा पर्ल
श्याम बाबू ने यही कहा, ऐसे कह रहे हैं कि आप बालचू ने कहा जाओ 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 श्याम बेनी के साथ काम करो करो। और वीकेंड थिएटर हुआ करता था, तो ऐसी कोई ऐसी बात नहीं थी कि हम प्लेज मिस करने वाले थे। बहरहाल तो जब मैं घर आया तो मैंने अपने माँ से कहा, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात हुई है। उसने कहा ठीक है वही होगी, शी डिडंट बॉदर अबाउट इट टू मच। मेरे पिताजी ने कहा हाँ व्हाटएवर, बात को ज्यादा मतलब अटेंशन नहीं दी और मैंने भी नहीं दिया। 2-3 दिन निकल गए वहां से, मैंने बाल कटवा दिए थे लेकिन मैंने उसको ज्यादा उसके बारे में सोचा नहीं। 2-3 दिन के बाद मेरे मतलब दरवाजे पे एक साहब आए, उन्होंने एक लिफाफा दिया मुझे और उस लिफाफे में ट्रेन टिकट था और 200 रुपए। श्याम बेनेगल जी से आया था ये कि ये ट्रेन टिकट है आपका हैदराबाद का और इस 200 रुपए चाय पानी खर्चे के लिए जर्नी में वो भिजवा दिया, बाकायदा एक लिफाफे में मेल लिए। बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए। मैंने कहा यार ये मतलब ये तो सीरियस बात है और उन्होंने पैसे भी भेज दिए मुझे। तो वो जब लिफाफा मैंने अपने माँ बाप को दिखा तो कहा कि ये यार तुम सीरियस हो गया, मैं सीरियस ये क्या। अच्छा तो उन्होंने कहा जाओ, तो मैं निकल गया वहां पर हैदराबाद गया। तो मेरी पहली फिल्म थी अंकुर और वहां पर भी स्टार्ट टू फिनिश श्याम बाबू इज द फर्स्ट पर्सन टू बिगिन स्टार्ट टू फिनिश फिल्में करना। तो उनकी 35 दिन की शूटिंग में हम 35 दिन रहे वहां पर, उसमें से 10 दिन मेरी शूटिंग थी और 9.5 दिन का काम कट गया। और आनंद नाग के साथ मतलब जितने भी मेरे सीन्स शूट किए थे वो आनंद नाग के साथ थे। तो इतना बढ़िया एक्टर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। शबाना आजमी उस फिल्म में, तो उनकी पहली फिल्म थी। साधु मेहर डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, गोविंद नहलानी, श्याम बाबू खुद डायरेक्टर, शमा जैदी ने मतलब स्क्रिप्ट लिखी। तो ऐसे लोगों के साथ मेरी शुरुआत हुई। माहौल इतना बढ़िया था कि एक न्यू कमर के लिए मैंने कहा हाँ यार ये मेरा घर है, मुझे इसी इंडस्ट्री में काम करना है। अगर मैं इसको प्रोफेशनल कर सकता हूँ और मैं इफ आई कैन मेक अ लिविंग बीइंग एन एक्टर तो मैं यही आऊंगा फिल्मों में। दैट वाज द फर्स्ट इंप्रेशन आई गॉट कि शायद ये कुछ हो सकता है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने जरा ठहरिए, न पलटिए अपनी फाइल। मुन्ना भाई एमबीबीएस का वो कलाकार मरीज, स्त्री बजरंगी भाईजान, इस वर्ष जिसने संभाली द कश्मीर फाइल्स। जी हाँ, अतुल श्रीवास्तव। कश्मीर फाइल्स में मेरी जो भूमिका है वो ब्यूरो चीफ है, वो कश्मीर का पत्रकार है। इसमें थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि चूंकि सब्जेक्ट इतना बृहद था तो इतने कैरेक्टर्स ऐसे तथ्यों पर आधारित है ना, रियल तथ्यों पर आधारित है। तो उसमें क्या किया कि मेरे कैरेक्टर में 3 कैरेक्टर डाल दिए। तो मुझे इसमें ये फ़ायदा हुआ कि एक कैरेक्टर थोड़ा अगर ग्रे शेड का था तो दूसरा इमोशनल हो गया, तीसरा ऐसा हो गया। तो हमें 3 उसमें चीज़ों को करने को मिला, वेरिएशन आ गए कैरेक्टर में। तो मेरा कैरेक्टर बहुत ही अच्छा बन गया कि अगर एक तरफ थोड़ा लोग मुझसे चिढ़ते हैं तो दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद प्यार भी करने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो इमोशंस हैं जो निकल के आते हैं दोस्तों के प्रति। तो इसको करने में बहुत मज़ा आया, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर निकल के आया और डायरेक्टर ने इसको बखूबी मुझे मौका दिया अपनी तरह से करने का भी। लकीली वो जैसा कैरेक्टर की लाइंस थी उसके अंदर ही हमने उसको थिन लाइन के अंदर ही कैरेक्टर डिज़ाइन किया और उनको पसंद आया। मेरे जहन में इतना हावी हो गई स्क्रिप्ट और मेरा कैरेक्टर कि मुझे मन कर गया करने का। दक्षिण से आया एक हवा का झोंका और लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया। फिल्म पुष्पा द राइज, जिसकी झलक शब्दकार रकीब आलम। मैं एक्चुअली रहने वाला हूँ झारखंड से। झारखंड में आप कह लें कि मेरे पैतृक जो स्थान है वो गिरिडीह है और मेरा नानी घर जो है वो मधुपुर है, जो 50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मेरी एक्चुअली पैदाइश और मेरा जो स्कूलिंग वगैरह मधुपुर में हुआ। तो बचपन से गाने का पहले शौक लगा मुझे। क्या होता था कि हमारे घर से कुछ दूरी पे मतलब चौक था, वहाँ पे हारमोनियम रिपेयरिंग की एक दुकान थी। तो जो हारमोनियम रिपेयर करते थे उसको बजाना बहुत अच्छा था। तो क्या होता था कि शाम को लोकल
कुछ कव्वाल होते हैं ना मोहल्ले के, तो उनकी बैठकी लगती थी। तो एक मोहल्ले के एक कव्वाल और एक ढोलक वाले और वो जो आने वाले थे वो बजाते थे। तो वहाँ पे एक जमघट लगती थी, तो वहाँ पे घंटा 2 घंटा वहाँ पे इस तरह का कार्यक्रम चलता। वहाँ से मुझे गाने का शौक जागा। फिल्म पद्मावत का ये कोमल भाव भंगिमा वाला, मधुर लास्य, ठहराव वाला, बेहद गरिमामय नृत्य घूमर, सभी ने सराहा इस नृत्य को। दीपिका पादुकोण ने किया भी कमाल। जिसने करवाया दीपिका से नृत्य घूमर वो है ज्योति तोमर। दूरदर्शन में आओ हमारी साथ एक कार्यक्रम आया करता था जी, तो उसमें हम लोग जो है परफॉर्म करने के लिए गए हुए थे। दूसरा डांस ग्रुप आया था तरंग, तो मेरे साथ में ही वर्णम में एक लड़की थी, उसने मुझे कहा था कि तरंग में जो कोरियोग्राफर हैं संजय लीला भंसाली, वो बहुत बढ़िया कोरियोग्राफी करते हैं, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, तुम हमारे साथ जुड़ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो जब मुझे आज भी याद है, जब वो एंटर हुए थे ऐसे सामने दूरदर्शन में, हम तो अपने घाघरे वगैरह में तैयार बैठे थे और मैंने कहा वाह ये कौन है। जब उनका मैंने डांस देखा तो मैं और एकदम मंत्रमुग्ध हो गई थी, जिसको कहते हैं जैसे कि डोरी से बांधा हुआ उस सारी लड़कियों को। तो फिर उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, मैं मिली, तो उन्होंने कहा बिल्कुल तुम आओ हमारे साथ डांस करना, पर अगले साल, क्योंकि इस साल का तो हो गया था। 2003 में हम लोग का एक कार्यक्रम बम्बई में हुआ था, तो मैंने उनको बुलाया था कि संजय आइए आप देखिए हम लोग क्या करते हैं। तो जब उन्होंने देखा तो एक तो उनको भी लाइव म्यूजिक बहुत पसंद है, तो जब उन्होंने पूरा देखा कि हम इतनी पारंपरिक पोशाक में और लाइव म्यूजिक के साथ में, ये फॉर्म उन्होंने कभी देखा नहीं था। तो जब खत्म हुआ तो उन्होंने राजमाता साहब को कहा कि देखिए मैं इतना प्रभावित हूँ इस नृत्य शैली से कि भविष्य में अगर मैं कोई फिल्म बनाता हूँ उसमें घूमर की गुंजाइश है तो आप आएंगी करेंगी। तो राजमाता साहब ने कहा हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। तो उसके बाद जब 2016 में संजय ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि ज्योति आपको ये गाना बन रहा है तो ये करना। तो मैंने कहा कि पर राजमाता साहब तो अब रहे नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ लेकिन करना तो है, तो अब तुम करो। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि ये डांस ज्योति तोमर नहीं करवा रही थी, ये डांस राजमाता साहिबा की शिष्या ज्योति तोमर करवा रही थी, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही थी। तो मैं बड़े स्ट्रेस में रहा करती थी, और वहाँ जब मैं गई और उन्होंने खास ढोल भी मंगवाया था, जब पहले दिन मैं मिलने के लिए गई, उनसे बातचीत की, तब मैं वहाँ से लेके घर तक मैं रोते हुए आई थी, क्योंकि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। मुझे किसी भी वक्त ये इस तरीके से नहीं सोचना था कि मुझे क्या करना, मुझे ये सोचना था कि राजमाता साहब जब करवा रहे होते तो कैसे करवाते। मैंने उनको बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। जिनके संगीत से दिल में कुछ कुछ होता है, सुनकर मुन्नी बदनाम हुई और राजू जेंटलमैन बन जाता है। ऐसे तमाम गीत जो सबके दिलों में है बसे, धड़कनों में है सजे, जिन्होंने अपने होनहार बेटे के साथ समा बांध दिया, जिनकी रगों में है संगीत, ये बता दिया। जी हाँ, ललित पंडित और रोहांश पंडित। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। संगीत में हर कंपोजर का एक अपना रंग होता है, अपना एक कलर होता है और अपनी एक सोच होती है, और उसकी पर्सनालिटी भी होती है उसके म्यूजिक में कि वो किस किस्म की सोच रखते हैं, किस किस्म के मिजाज के इंसान हैं। तो जो मैंने म्यूजिक किया है उसमें यकीन मानिए जब आप शुरू करते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आपका क्या स्टाइल है, आपका क्या कलर है, आपको क्या आता है। ये तो ग्रेजुअली स्टैब्लिश होता है जब आप फिल्म दर फिल्म आप देते रहते हैं, तो फिर पता पड़ता है अच्छा ये कलर है जो अलग है, और वो ऑडियंस को भी पता पड़ता है कि ये इस टाइप का म्यूजिक इनका जॉनर है। तो वो मुझे भी एहसास हुआ जब जो जीता वही सिकंदर रिलीज हुई थी, बड़ा अलग सा म्यूजिक था और बहुत ही फ्रेशनेस थी, पहला नशा जैसा गाना था उसमें। तो वो एक कंटिन्यूअसली करते रहना, एक ऊपर वाले का उसमें आशीर्वाद चाहिए,
आपके गुरुओं का आशीर्वाद चाहिए उसमें, आपने जो सीखा है वो सब रिफ्लेक्शन आता है उस संगीत में। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि हमको ऐसे गुरु मिले, पिताजी हमारे पंडित प्रताप नारायण जिन्होंने सिखाया हमको, और मेरे गुरु राम प्रसाद जी जो प्यारेलाल जी के फादर हैं, हमारे गुरु हैं। इन सब के साथ सीखने से एक जो डेप्थ आई है म्यूजिक में, मैं इस चीज़ में उनको बहुत मानता हूँ। उनका जो योगदान रहा है, उन्होंने जो सोच दी है, और फिर नेचुरली आप एक अलग जनरेशन से आते हो तो आप उनकी सोच लेके फिर अपनी सोच उसमें डालते हो तो एक रंग आता है संगीत में। मैंने जिस हिसाब से सीखा है मैं उसी हिसाब से रोहांश को भी ग्रूम किया है, मैंने उसको भी वैसा सिखाने की कोशिश की है। और म्यूजिक सीखने का जो प्रोसेस है वो लाइफ लॉन्ग है, मैं भी सीखता रहता हूँ। मुझे याद है जब मैं बहुत ही छोटा था तो मैं डैड के म्यूजिक रूम में जाता था, एक फ्लोर ही नीचे था, और मैं साइड में बैठ के गाने गाता रहता था। बिल्कुल कुछ नहीं पता था म्यूजिक का, लेकिन ये था कि हाँ गाना गाना है। उसके बाद थोड़ी और रुचि बढ़ी म्यूजिक में, डैड के साथ शोज करने लगा, इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ। तो एक कंपोजर के पहले मैं एक म्यूजिशियन हूँ जो म्यूजिक को समझता है बहुत ही पीछे डिटेलिंग में, उसकी जो म्यूजिक के एक प्रोसेस होता है। मुझे लगता है उससे डैड ने बहुत ही एक अच्छा मुझे अपब्रिंगिंग दी है म्यूजिकल। अनवरत आपका मनोरंजन करने वाली आपकी अपनी विविध भारती। जब चैन की बंसी बजाने लगे तो आप ओ माय गॉड जरूर कहे उठेंगे, लेकिन हम कब चैन से बैठे हैं। जब आपका हो साथ, हमने भी बुला लिया हुनरमंद बांसुरी वादक जिनका नाम है पारस नाथ। स्पेशल कृष्णा थीम के नाम से जो फेमस है, ओ माय गॉड का एक थीम है। ये मेरे लिए बहुत एक स्पेशल म्यूजिक पीस है मेरे जीवन का, क्योंकि कृष्णा थीम की वजह से मुझे बहुत हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से मुझे बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद, सभी जो म्यूजिक को प्यार करते हैं, बांसुरी को प्यार करते हैं, स्पेशली जो बांसुरी वादक हैं, बहुत ही प्यार मिला, बहुत आशीर्वाद मिला। तो आई रियली फील सो स्पेशल, सो ब्लेस्ड कि इस थीम की वजह से मुझे बहुत स्नेह मिला सभी श्रोतागण से। और जब इसकी रिकॉर्डिंग का समय था तो वहाँ एक सिचुएशन मुझे बताई गई थी। अक्षय जी कृष्ण रूप में झूले में झूल रहे हैं और एक धुन बजानी है। एक तरफ कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, वो ध्यान रखना है, और दूसरी तरफ अक्षय कुमार जी, तो उनको ध्यान रखना है। तो वो ध्यान में रखते हुए माइक पे इस तरीके की एक धुन बजा रहा था, तो सब लोग बहुत खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए और बहुत पसंद आने लगे कि यही एनर्जी चाहिए। तो फिर मैंने एक 2 मिनट का उनसे समय मांगा कि क्योंकि ये फ्री स्टाइल का एक पीस है, मैंने कहा कि मैं इसको एक फ्री स्टाइल ही रखेंगे, बट इसको थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। तो वो जब डिज़ाइन हुआ, सब आशीर्वाद से अच्छा बन गया, और वहीं जब वो रिकॉर्ड हुआ तो एवरीबडी वाज सो हैप्पी। अक्षय जी एंड एवरीवन अप्रिशिएटेड, सभी से बहुत प्यार मिला। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, क्या हो गया? चलती है क्या 9 से 12? क्या हो गया? कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं हम लोग 2022 का ये आखिरी। श्याम जी, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। कहाँ और किसके साथ? वो आए हैं हमारे साथ। कौन? जिनके संगीत और गीत होते हैं मनोरंजन की दृष्टि से एकदम सटीक। वो हैं अनु मलिक। याद है नए साल के रंग अनु मलिक के संग। बाजीगर मेरा रेनेसांस है, रेनेसांस मेरा बिगिनिंग था। मर्द जब मिली, एक जबरदस्त दौर शुरू हुआ मर्द के साथ। अचानक फिर समय बदला, मेरे साथ उतार चढ़ाव बहुत हुए हैं, और अचानक नए नए संगीतकार आने लग गए। मुझे काम नहीं मिला तो महेश भट्ट साहब ने, जिनको मैं बहुत मानता हूँ, उन्होंने मुझे फिल्म दी। मुकेश भट्ट और महेश भट्ट साहब ने फिर तेरी कहानी याद आई। लेकिन जो रियल बिगिनिंग हुआ इन कमर्शियल सेंस, वो था जब मैं रतन जैन साहब को मिला और उन्होंने मुझे ये फिल्म ऑफर की। एक 5 स्टार होटल में पार्टी चल रही थी, मैं वहां उनको मिलने गया और वहां मुझे आकर कहते हैं
एक फिल्म बना रहा हूँ, तुम करोगे? डूबती होगे तिनके का सहारा। बोला फिल्म का नाम, मैंने पूछा क्या? उन्होंने बोला बाजीगर। तो मैं तुम करोगे? मैंने बोला डायरेक्टर कौन है? बोला अब्बास मस्तान। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत गुनी है। अब मैं बहुत खुश हो गया कि मुझे फिल्म मिल रही है। जब टाइटल सुना मैं बोला इस पर क्या बनाऊं, तो मैं वहां इतना खुश था, नई नई शादी हुई थी, मैं वहां से उतर के बीच की तरफ भागा और वहां भागते 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 मैं पता नहीं क्या हो गया, मुझे अपनी पत्नी को सुनाना चाहता कि मुझे एक फिल्म मिली है। मैं गाने लग गया, बाजीगर ओ बाजीगर। ये मेरा मुखड़ा बना था बीच के ऊपर, मैं गाता जा रहा हूँ बाजीगर ओ बाजीगर और तू है बड़ा, इतने मुखड़ा बना था। मैंने रतन जी को जाके सुनाया उसी रात को, इतने खुश हो गए, बोले मुखड़ा अच्छा है। रिकॉर्डिंग के दिन पर मैंने कहा सर मुखड़े में कुछ कमी नजर आ रही है, गाना टेक ऑफ नहीं हो रहा है। शानू अलका माइक पर थे और मैंने वहां लिखा, ओ मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी याद में जागू रात भर। हवा चली, अरे वॉरेन बजा, रा रा री रा 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 रा। मनपसंद विविध भारती ने शशिकांत दीक्षित, क्रांति प्रकाश झा, नितिन रायकवार, सिद्धार्थ निगम, प्रवीणा देशपांडे, धर्म गुलाटी, सुदीप जयपुर वाले, मुकुल नाग, अशोक बंठिया, निवेदिता भार्गव जैसे दिग्गज कलाकारों से उनकी रोचक बातचीत आपको सुनवाई। हर दिन हर साल मौसम आए या जाए, कार्यक्रम आपको भाए इसी कामना के साथ। आप कहें तो हम जाएं। स्वीकार कीजिए नव वर्ष की शुभकामनाएं। आज के फनकार।